हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशंस 2024 में देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपका हिस्ट्री ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 5 के लिए हम लोग आज मॉडल सेट 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 4 सेट हमने डिस्कस कर दिया है, जहां पर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया था। आप लोगों ने क्लास नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इस क्लास को पहले ध्यान से देखिए। हर क्लास की तरह यहां भी मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा और एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग शिद्दत से पूरी क्लास को ध्यान से समझिएगा। मैं आपको यह क्लास जो प्रोवाइड कर रहा हूं, ऐसी क्लास आपके लेवल का पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, इसकी पूरी दावा करता हूं मैं। तो आप लोगों को धैर्य से क्लास देखना है। जितना बात मैं बता रहा हूं सभी को अच्छे से कॉपी पेन के साथ नोट कर लीजिए, उसका एग्जाम तक प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम डेट भी आ चुकी है। चलिए भाई साहब, हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एक बार आप लोग सेशन को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के बीच। जो सोए हैं उसको जगाइए, कहिए एग्जाम डेट आ चुका है। और सेशन को लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा आने वाली क्लास के लिए। देखो क्वेश्चंस क्या कहता है। सबसे पहला आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सार्वभौमिक शांति के विचार का नेतृत्व किया। तो सार्वभौमिक शांति के विचार का नेतृत्व जो किया गया था वह अकबर के द्वारा किया गया था। अब सवाल आता है सार्वभौमिक शांति की, तो देखो यहां पर एक प्रश्न बनाए जा सकते हैं। सार्वभौमिक शांति को हम एक और नाम से जानते हैं। वह किस नाम से जानते हैं? आप कहोगे सर इसे जो है सुलह एक कुल की नीति के नाम से जानते हैं। अब कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सुलह एक कुल की नीति का जो है प्रतिपादन किसने किया था? आप कहोगे सर अकबर ने किया था। ठीक है, अब देखो यहां पर अकबर की बात हो रही है तो थोड़ा सा एक और चीज जान लेते हैं। अकबर की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने जो है कब से कब तक शासन किया, इसका जो शासन काल था नोट कीजिएगा, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक जो है अकबर का शासन काल है। ये दो बातें यहां से याद रखिएगा। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतकार के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो दरबारी संगीतकार के रूप में अकबर ने तानसेन को नियुक्त किया था। अब यहां से एक प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जा सकता है कि तानसेन को मियां की उपाधि किसने दी? आप कहोगे सर तानसेन को मियां की उपाधि जो है यह अकबर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? अकबर के द्वारा। फिर बात करते हैं, तानसेन जो है भाई साहब यह अकबर के नवरत्नों में भी शामिल था। यानी कि 9 रत्न, 9 ऐसे व्यक्ति थे जिसे नवरत्न कहा जाता था अकबर के दरबार में, उसमें एक तानसेन भी था। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन से आईने अकबरी का विषय वस्तु क्या है? आईने अकबरी, तो यहां पर समझिए आईने अकबरी के बारे में। आईने अकबरी की अगर हम बात करते हैं तो यह एक पुस्तक है, यह एक रचना है। और इसकी रचना जो है किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया भाई साहब अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? अबुल फजल ने आईने अकबरी को लिखा है। फिर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि अबुल फजल के द्वारा जो है इसकी रचना किस भाषा में किया गया है? आप क्या कहोगे? सर इसकी रचना अबुल फजल ने फारसी भाषा में किया। किस भाषा में किया? फारसी भाषा में। अब यहां से एक और प्रश्न बनाए जा सकते हैं, जैसे कि देखो इस तरह के प्रश्न पेपर में बार बार पूछा जाता है कि जैसे पूछ लिया जाए आईने अकबरी का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? क्या पूछा जा सकता है? अंग्रेजी अनुवादक इसके कौन थे? तो आप क्या कहोगे? कहोगे सर इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वह किसने किया था? तो हेनरी वेवरीज ने किया था। किसने किया? हेनरी वेवरीज ने आईने अकबरी का अनुवाद किसमें किया? अंग्रेजी में किया। चलिए आगे बढ़े तो यहां पर देखो कहता है कि आईने अकबरी का विषय वस्तु क्या था? तो यह जो है भाई साहब आईने अकबरी पुस्तक यह किसके बारे में बताता है? आप कहोगे कि अकबर के प्रशासन के विवरण के बारे में बताता है कि अकबर का प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दास्तान मजाहिब के लेखक कौन है? दास्तान मजाहिब भी एक रचना है और इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह मोहसिन फानी के द्वारा लिखा गया है। अब सवाल आता है यहां पर कि दास्तान मजाहिब जो है इसमें किस चीज का वर्णन मिलता है? तो देखिए अकबर के द्वारा एक प्रणाली लाई गई थी, एक व्यवस्था लाया गया था। वह व्यवस्था कौन था? दीन ए इलाही। और इस दीन ए इलाही के बारे में हमें कौन बताता है? तो इसका साक्ष्य जो है हमें दास्तान मजाहिब नामक पुस्तक में मिलती है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? मोहसिन फानी के द्वारा लिखा गया है। अब यहां पर बात हो रही है दीन ए इलाही की, तो एक फैक्ट नोट करिएगा। एक इतिहासकार थे जिसका नाम क्या था? तो विंसेंट स्मिथ। क्या नाम था? विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा कि दीन ए इलाही जो है यह अकबर की जो है यह मूर्खता का स्मारक है। किसका स्मारक है? मूर्खता का स्मारक है।
ये प्रश्न बनाए जा सकते हैं आपसे कि किसने कहा कि दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक है, तो आप कहोगे सर इतिहासकार विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखो दीन ए इलाही से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। आप क्वेश्चंस कहते हैं दीन ए इलाही के संस्थापक, तो बताइए आप लोग कमेंट में छाप दीजिए दीन ए इलाही किसने स्थापित किया था। फिर पूछा जा सकता है कब किया था, तो आप कहोगे सर 1582 ईस्वी में जो है दीन ए इलाही की क्या की गई थी, तो स्थापना की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस यहां पर क्या कहता है, क्वेश्चन से बुलंद दरवाजा डैश के द्वारा बनवाया गया था, स्टार लगाइएगा प्रश्न पर। बुलंद दरवाजा की अगर हम बात करते हैं तो यह भी अकबर भाई साहब के द्वारा बनाया गया था। इसके अतिरिक्त एक और फैक्ट नोट के दिएगा, वह फैक्ट क्या है, तो देखो अकबर ने इसे कब बनवाया, अकबर ने बनवाया 1575 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1575 ईस्वी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। कितना वर्ष लगा इसको बनाने में, आप कहोगे 12 वर्ष लगा। इसका निर्माण कहां करवाया गया, आप कहोगे सर फतेहपुर सिकरी में। कहां पर करवाया गया, फतेहपुर सिकरी में। चलिए कमेंट में छाप दीजिए कि फतेहपुर सिकरी जो है यह भारत के किस राज्य में है, फटाफट आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसके बाद हम लोग अकबर के कुछ और कारनामे को नोट कर लेते हैं। देखिए अकबर ने जो है भाई साहब आगरा का किला भी बनवाया था। किसका किला बनवाया, आगरा का किला किसने बनवाया, तो अकबर ने बनवाया। इसके बाद इलाहाबाद का किला किसने बनवाया, आप कहोगे सर इलाहाबाद का किला भी किसने बनवाया, तो यह अकबर ने बनवाया। इसके अतिरिक्त देखिए बुलंद दरवाजा के साथ साथ एक और क्वेश्चन नोट कीजिएगा, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, आप कहोगे सर जामा मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया था, अकबर ने ही करवाया था। ये सारे इंपोर्टेंट तथ्य हैं, आपको इसे अच्छे से याद कर रखना है। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन देखो, कहता है कि अकबर की राजस्व प्रणाली, अकबर का राजस्व प्रणाली जिसका नाम था जब्त, अब इसको किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो यह जो राजस्व प्रणाली है जब्त को जो है किसके द्वारा विकसित किया गया, आप कहोगे सर राजा टोडरमल ने क्या किया था, इसका विकास किया था। देखो यहां से अब प्रश्न बनाए जा सकते हैं राजा टोडरमल से रिलेटेड। क्वेश्चंस अगर पूछ दे कि अकबर के दरबार में राजा टोडरमल जो थे यह कौन थे, तो आप कहोगे सर वित्त मंत्री थे। क्या थे, वित्त मंत्री थे। ये सारे बातें आपको अच्छे से याद रखना है। फिर बात करें देखिए यहां पर अकबर की, तो आपसे पूछा जा सकता है बताइए अकबर की पत्नी का नाम क्या है भाई, तो अकबर की पत्नी का नाम अगर बात कर लिया जाए तो जोधाबाई था। क्या था, अकबर की पत्नी का नाम क्या था, जोधाबाई। चलो अगले प्रश्न पर बढ़े। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, आपका अगला प्रश्न स्टार लगाइएगा, छप सकता है क्वेश्चंस कह रहा है यहां पर ध्यान देना कि अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी से स्थानांतरित किया था। यानी कि अकबर की जो राजधानी जब फतेहपुर सिकरी थी, इसके बाद उन्होंने अपनी राजधानी कहां बनाई, क्या वह लाहौर था या फिर दिल्ली था या फिर अजमेर था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहली बार भाई साहब इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी जब इन्होंने शासन करना शुरू किया। फिर दिल्ली से इन्होंने फतेहपुर सिकरी में अपना ट्रांसफर कर लिया राजधानी, और फतेहपुर सिकरी से फिर कहां पर, तो लाहौर में ट्रांसफर कर लिया। अब कब किया, यह सवाल आता है। तो देखिए इन्होंने फतेहपुर सिकरी जो अपनी राजधानी बनाई थी, यह बनाया था 1570 ईस्वी में। कितना ईस्वी में बनाया था, 1570 ईस्वी में। फिर फतेहपुर सिकरी से लाहौर इन्होंने अपनी राजधानी कब बनाई, 1585 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1585 ईस्वी में। चलो अगले प्रश्न पर बढ़े। देखो अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शेख सलीम चिश्ती के लिए सफेद संगमरमर के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो सफेद संगमरमर के मकबरे का निर्माण भी शेख सलीम चिश्ती के लिए किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। अब आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कहां पर करवाया था, तो आप कहोगे सर फतेहपुर सिकरी में करवाया था। कहां पर करवाया था, फतेहपुर सिकरी में करवाया। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़े। लल्लन टॉप क्वेश्चंस, स्टार लगाइएगा। क्वेश्चंस कहता है कि अकबर के दरबार के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं था, तो शामिल नहीं था तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर शामिल कौन कौन था। पहला नाम नोट करिएगा अब्दुल रहीम। क्या था भाई साहब, पहला नाम अब्दुल रहीम। अब अब्दुल रहीम की अगर हम बात करते हैं तो कुछ बातें याद रखिएगा। अब्दुल रहीम को अकबर ने खान ए खाना की उपाधि दिया था। किसकी उपाधि, खान ए खाना की उपाधि अकबर ने किसको दिया, अब्दुल रहीम को दिया। और अब्दुल रहीम जो थे भाई साहब, यह बाबर की आत्मकथा जिसका नाम था बाबरनामा, इसको इन्होंने क्या किया, तो फारसी में अनुवाद किया था। किसमें अनुवाद किया था, फारसी में। अब यहां पर प्रश्न बनाए जा सकते हैं, बताइए बाबरनामा को किसने लिखा था, तो देखो बाबरनामा जो है यह बाबर की आत्मकथा है और बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा था। किसने लिखा था इसे, बाबर ने। किस भाषा में लिखा, तो आप कहोगे सर तुर्की में लिखा था। किस भाषा में लिखा था, तुर्की भाषा में लिखा था। चलिए इतनी बातें आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। देखो दूसरा नाम क्या था, तो दूसरा था भाई साहब अबुल फजल। दूसरा नाम क्या था, अबुल फजल। इसके बाद देखो अबुल फजल के बारे में अभी बताया, आईने अकबरी के रचनाकार थे। तीसरा नाम नोट करिएगा, तीसरा नाम क्या था, तो बीरबल।
तीसरा नाम क्या था? बीरबल। अब आपसे यहां पर प्रश्न पूछा जाता है कि बीरबल का वास्तविक नाम क्या है, क्या कहोगे? बीरबल का जो वास्तविक नाम था वह था महेश दास। क्या नाम था बीरबल का वास्तविक नाम? महेश दास। तो यहां पर 3 नाम आप लोगों ने नोट कर लिया। अब चौथा नाम की बात करते हैं। चौथा व्यक्ति जो नवरत्न में शामिल था वह कौन था? आप कहोगे सर फैजी था। और देखिए फैजी के बारे में याद रखिएगा, फैजी एक वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, तो लीलावती का, ठीक है, लीलावती एक रचना है और इस लीलावती को इन्होंने क्या किया था, तो फारसी में अनुवाद किया था। ये 4 व्यक्ति हो गया। 5वां व्यक्ति की अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर हमीम हुमाम। क्या नाम था? हमीम हुमाम। इसके बाद देखिए अगला व्यक्ति कौन था, तो अगला व्यक्ति आपका राजा मानसिंह हो जाता है। फिर बात करें 7वां व्यक्ति कौन हो जाता है, आप कहोगे सर राजा टोडरमल हो जाता है। इसके बाद बात करें देखिए 8वां व्यक्ति कौन हो जाता है, तो आप कहोगे राजा तानसेन हो जाता है। इसके बाद 9वां व्यक्ति की अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर मुल्लाह दो प्याजा हो जाता है। क्या हो जाता है? मुल्लाह दो प्याजा। ये 9 व्यक्ति थे जिन्हें किसमें शामिल किया गया था, तो अकबर के नवरत्न में शामिल किया गया था। अब आप देख रहे हो यहां पर आपको टोडरमल भी दिखाई देता है, तानसेन भी दिखाई देता है। खुसरो को आपने नहीं देखा, यानी कि खुसरो जो था भाई साहब, अमीर खुसरो, जो कि अकबर के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। अब यहां पर आइए, आज के इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस क्या कहता है? मुगल कालीन व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रकाश डालिए। अब मुगल काल में व्यापार और वाणिज्य का क्या विस्तार था, किस तरीके से यहां पर जो है व्यक्तियों के द्वारा व्यापार के क्षेत्र में विकास देखने को मिला, किस तरीके से यहां के व्यक्ति जो है आंतरिक रूप से विदेशों से व्यापार किया करते थे, इन सभी बिंदुओं पर हमें आज के इस क्लास में चर्चा करना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चंस की तरफ नजर डालते हैं और इसके आंसर लिखने के तौर तरीकों को देखेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखो क्वेश्चंस ने कहा मुगल काल की व्यापार एवं वाणिज्य, तो मैंने आंसर क्या लिखा, अब हेडिंग बनाया मुगल कालीन व्यापार एवं वाणिज्य। समझो मुगल काल में जो व्यापारिक स्थिति थी यह काफी सुदृढ़ थी, क्योंकि इस शासन काल की जो आर्थिक व्यवस्थाएं थी, यह आर्थिक व्यवस्था पहले से ही काफी मजबूत देखने को मिला था। क्योंकि मुगल काल में एक से एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपनी अर्थव्यवस्थाओं के विकास में काफी बल दिया था, जैसे कि बाबर हो जाता है, हुमायूं हो जाता है, इस तरीके से बहुत सारे शासक हो जाता है, जैसे कि आपका अकबर वगैरह हो जाता है। तो ये शासक जो थे इन्होंने अपने इस शासन काल में अर्थव्यवस्थाओं को काफी मजबूती दिया, और जिसका सकारात्मक प्रभाव कहां पर देखने को मिला, तो मुगल काल में आंतरिक एवं बाह्य रूप से जब व्यापार किया गया, व्यापार वाणिज्यों को स्थापित की गई, तो इसका सकारात्मक प्रभाव हमें कहां देखने को मिला, तो व्यापार वाणिज्य के विस्तार में। इसके साथ साथ जो मुगल काल था उस समय राजा महाराजाओं के द्वारा व्यापार वाणिज्य के लिए यहां पर क्या किया गया, तो नगरीय क्षेत्रों में काफी तेजी से विकास किया गया। यहां पर जो है यातायात की सुविधाओं, इसके बाद विभिन्न प्रकार की जो सुरक्षा व्यवस्था थी, उन सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं को लागू किया गया। यातायात की सुविधा हो जाने के कारण व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह भी जा पाता था, और जब एक जगह से दूसरे जगह जा पाता था तो वह अपनी उत्पादों का क्या करते थे, तो अधिक मात्रा में आयात या निर्यात कर पाते थे, वहां पर वस्तु को भेज भी पाते थे और वहां से वस्तु मंगवा भी पाते थे। यातायात के साधन से ये लोगों को क्या हो गई, फायदा हो गई। अब इस कारण से यहाँ का जो व्यापार वाणिज्य था ये काफी विकसित हुआ। अब धीरे धीरे क्या होता है, तो मुगल काल में अनेक यूरोपीय व्यापारी भी यहां पर आ जाता है, जैसे कि पुर्तगाली, अंग्रेजी, डच, फ्रांसीसी। ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं, तो भारत में आते हैं, और भारत में प्रमुख रूप से यह औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्र में क्या करता है, बहुत ज्यादा विकास करता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यूरोपीय व्यापारियों के द्वारा मुगल काल में व्यापार एवं वाणिज्य की उन्नति पर काफी ज्यादा जोर दिया गया। अब आइए समझते हैं कि मुगल कालीन व्यापार एवं वाणिज्य की जो स्थिति थी वह कैसी थी। तो व्यापार एवं वाणिज्य की स्थितियों के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले देखिए यहां के लोग जो थे, सबसे पहले हम इसके आंतरिक व्यापार के बारे में समझ लेते हैं। आंतरिक व्यापार जैसे कि हो जाता है, हम लोग किसी देश में रहते हैं, सपोज हम भारत में रहते हैं, तो भारत के विभिन्न राज्यों में, भारत में कई सारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं, कई केंद्र शासित प्रदेश है, तो इन सभी राज्यों में भाई साहब एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य, इस तरीके से व्यापार वाणिज्यों को बढ़ावा देना, इस प्रकार के व्यापार वाणिज्यों को ही हम लोग आंतरिक व्यापार के नाम से जानते हैं। अब आंतरिक व्यापार में चर्चित था क्या, तो आगरा में यमुना चंबल नदी घाटी के किनारे जो है इसका व्यापारिक क्षेत्र काफी विकसित देखने को मिला। इसके साथ साथ हमें इसकी जानकारी मिलती कहां से है, तो आईने अकबरी पुस्तक के बारे में मैंने आपको बताया है कि यह जानकारी आंतरिक व्यापार के संबंध में आईने अकबरी पुस्तक में दिया गया है।
यहाँ के जो आगरा जगह थे, इस आगरा जगह में नमक, सीसा, अफीम, इस तरीके की जो चीजें हैं, इस सभी के अच्छे अच्छे किस्म यानी कि हाई क्वालिटी के वस्तुएं का उत्पादन जो है यहाँ पर देखने को मिलता था। यहाँ से वस्तुएं एक जगह से दूसरे जगह, एक राज्य से दूसरे राज्य भेजे जाते थे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो सूरत एक केंद्र था, यहां भी व्यापार वाणिज्य का काफी विकास देखने को मिला था। और सूरत से क्या होता था, तो सूरत के आसपास के जितने भी उत्तर एवं दक्षिणी क्षेत्र थे, उन सभी क्षेत्रों में सामान को भेजा जाता था और वहां से सामान को मंगाया जाता था। जब यह मुगल काल की हम बात करते हैं तो मुगल काल में एक और ऐसा राज्य था जो कि अहमदाबाद था। अहमदाबाद भी काफी विकसित था। इसे जो है व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता था। क्यों जाना जाता था, तो अहमदाबाद जो है यह अनाज की बड़ी बड़ी 20 मंडियों के लिए काफी फेमस था। और यहां पर जो है काफी सारे अनाज जो है क्या होते थे, तो इसके आसपास के जगहों से अनाज को लाकर यहां पर क्या किया जाता था, तो मंदिरों में इसे इकट्ठा किया जाता था। इसीलिए इसे एक व्यापारिक केंद्र के नाम से जाना जाता था मुगल काल में। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो यहां पर जितने भी हिंदू व्यापारी हुआ करते थे, वह सभी के सभी जो है अनाज का व्यापार करते थे। यहां पर जो है नगरों में नील की खेती बहुत अच्छे ढंग से देखने को मिलती थी। रेशम का व्यापारिक उत्पाद भी यहां पर काफी ज्यादा देखने को मिला। काफी उत्तम उत्तम किस्म के जो है अहमदाबाद में जो है क्या किया जाता था, तो रेशम का उत्पादन होता था, जिसका विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काफी ज्यादा मांग थी। तो इस प्रकार से जो है इसकी आंतरिक व्यापारिक स्थिति था। इसके बाद चलिए हम इसके विदेशी व्यापारिक स्थिति को जानते हैं। तो जिस तरीके से मुगल कालीन व्यवस्थाएं आंतरिक रूप में विकसित रहा था व्यापार के क्षेत्र में, विदेशी रूप में भी वैसे ही विकसित रहा। मुगल काल में विदेशी व्यापार को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। इस काल में सिंध में एक बंदरगाह स्थित था जिसका नाम था लारी बंदरगाह। और लारी बंदरगाह के माध्यम से जो है रुई का सामान एवं नील, इसको कहां पर, तो ईरान में, अरब में, इन सभी जगह क्या किया जाता था, तो भारी मात्रा में निर्यात किए जाते थे। कुछ और भी प्रमुख बंदरगाह थे जिसका नाम था कंबे। कंबे से जो है प्रति वर्ष यानी कि एक साल में 30 से 40 जहाज रेशम और सूती कपड़े के यहां से जाते थे। कहां पर, तो विदेशों में, विभिन्न विभिन्न देशों में जो है या इस प्रमुख बंदरगाह कॉम्बे के माध्यम से लगभग साल में 30 से 40 ऐसे जहाज थे जिसको भेज दिया जाता था। और नील, कागज, चमड़े का सामान, कच्चा चमड़ा, इन सभी चीजों का जो है भारी मात्रा में क्या किया जाता था, तो इसी मार्ग से निर्यात भी किया जाता था। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो है क्या होता है, तो कैम्बे बंदरगाह से 10 लाख टन क्या किया जाता है, तो वस्तुओं का यहां से निर्यात किया जाता है। अहमदाबाद से अरब, तुर्की और ईरान को कागज का निर्यात किया जाता है। इसके साथ ही सूरत बंदरगाह से रुई का सामान, नील, अफीम, इसके बाद जो है गलीच, चीनी मसाले, इस तरीके से जो बहुत सारी वस्तुएं हैं इसका निर्यात किया जाता है। और वहां से जहाजों में भर भर कर सोने, चांदी, तांबे ये सब जो है लाए जाते थे। इस तरीके से हम 1579 से 80 की बात करते हैं तो मुगल सम्राट के द्वारा पुर्तगालियों को व्यापारिक अनुमति भी प्रदान किया जाता है, जिसके बाद पुर्तगाली ने हुगली से जौनपुर के बीच में मोटे गलीचे, रेशम कपड़े, गद्दे, इन सभी चीजों का क्या किया, तो व्यापार वाणिज्य का बढ़ावा दिया। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो तो आपका यूरोपीय व्यापार हो जाता है। यूरोपीय व्यापार किस प्रकार से मुगल काल में फली फूली, तो जिस तरीके से बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी भारत में, उसी समय से पश्चिम एवं दक्षिण भारत में जो है पुर्तगाली अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था। क्योंकि पुर्तगालियों का जो है, पुर्तगाली कब आए थे, वास्को डी गामा, बताइए, कमेंट करके बताइए कि वास्को डी गामा हमारे भारत में कब आए थे। इसके साथ साथ पुर्तगालियों के द्वारा ही क्या हुआ था, तो भाई साहब भारत में व्यापार वाणिज्य जो है पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित करने का प्रयास कर दिया गया। तो भाई साहब ये मुगल बादशाह जो बाबर थे, ये तो बहुत बाद में आए, 1526 में आए। तो जब इन्होंने ऐसा यहां पर देखा कि पुर्तगालियों के द्वारा क्या हो रहा है, तो उनकी व्यापारिक स्थिति काफी मजबूत देखने को मिल रही। तो 16वीं शताब्दी में भारत के व्यापार पर उनका जो है पूर्ण प्रभुत्व कायम करने का प्रयास किया। 16वीं शताब्दी में क्या किया, इन्होंने अपने व्यापार वाणिज्य पर अपना प्रभुत्व कायम करने का प्रयास किया। उन्होंने फारस की खाड़ी और लाल सागर में व्यापार पर अपना जो है सिक्का जमा लिया। 1572 में क्या होता है, तो पुर्तगाली व्यापारी जो है ये अकबर के दरबार में आता है। अकबर के दरबार में आने के बाद जो है इन्होंने एक वचन लिया कि जितने भी मुसलमान भारत के हैं वह अगर कहां जाते हैं, मक्का जाते हैं, तो वहां पर उसकी सुरक्षा व्यवस्था जो है हम करेंगे। तो जब यह वचन पुर्तगालियों के द्वारा दिया जाता है तो अकबर भाई साहब क्या करते हैं, तो भारत में पुर्तगालियों को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने की छूट दे देते हैं। अकबर के शासनकाल में प्राप्त व्यापारिक अधिकार जहांगीर के शासनकाल में क्या होता है, खत्म हो जाता है। बिल्कुल भी
कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। किंतु फादर जेरोम के द्वारा जो है मध्यस्थ करने से जहांगीर से पुर्तगालियों के संबंध फिर से अच्छे देखने को मिलते हैं। यानी कि जहांगीर के शासनकाल में जो है पुर्तगालियों का कुछ इस प्रकार से वर्चस्व नहीं देखने को मिला था, लेकिन फादर जेरोम के द्वारा क्या किया गया, तो कुछ मध्यस्थता की गई, यानी कि कुछ संधि किए गए। उन संधि के बाद जो है फिर से पुर्तगालियों का संबंध जहांगीर से भी अच्छा हो गया। और शाहजहां के काल में भी इसका काफी ज्यादा विस्तार देखने को मिला था कि पुर्तगालियों ने अपनी जो व्यापारिक व्यवस्था थी उन्होंने काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर जो है यहाँ पर व्यापार वाणिज्यों का विस्तार किया। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला था। यूरोपियों की व्यापारिक स्थिति मुगल काल में रही थी। फिर 1602 ईस्वी में क्या होता है, तो स्टेट्स जनरल के एक सदन द्वारा क्या किया जाता है, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी की जाती है। आगे हम बात करें तो देखिए अंग्रेजों, ठीक है, अंग्रेजों को भारतीय व्यापार पर अपना सिक्का जमाने में सबसे काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होता है, तो स्थापना होता है। और 1688 ईस्वी में प्रथम फ्रेंच फैक्ट्री जो है सूरत में, और 1969 में क्या होती है, तो दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री जो है या मछलीपट्टनम में क्या होती है, तो स्थापित की जाती है। फ्रांसीसियों ने धीरे धीरे पुदुचेरी और इसके बाद चंद्रनगर में अपनी जो है बस्तियां बसा लेता है, किंतु अंततः जो है या क्या करता है, तो अंग्रेजों से उन्हें पराजय जो है या झेलना पड़ता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मुगल काल में जो है पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, इन सभी ने जो है व्यापार करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन इस पर आपसी प्रतिस्पर्धा जो है ये किसने प्राप्त किया था, तो भाई साहब अंग्रेज ने प्राप्त किया। इन सभी पर काफी ज्यादा जो है प्रभाव अंग्रेजों को देखने को मिला। अंतर निष्कर्ष के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि तो उपरोक्त कथन के आधार पर सिद्ध होता है कि मुगलकालीन व्यापार एवं वाणिज्य का जो विस्तार है ये काफी अधिक था। इस शासनकाल में जो है आंतरिक रूप से किए गए व्यापार और फिर विदेशी या फिर यूरोपीय शक्तियों के साथ किए गए व्यापार, जो व्यापार वाणिज्य का स्रोत जो था यह काफी विकसित हुआ, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्थाएं जो है यह काफी सुदृढ़ देखने को मिली। तो ये कुल मिलाकर जो है आपके प्रश्न थे जो कि आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। एक बार आप लोग कमेंट करके बता देना कि क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आती है, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।